अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लास्ट एक जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हम चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। तो आज हमारे पास उसकी एक्सरसाइज है और इसकी एक्सरसाइज पे एक ही लेक्चर है। उसकी वजह यह है कि बच्चों ये इसकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे हम MOT की एप्लीकेशन आ गई, वेस्पर के पास्टुलेट आ गए, या इस तरह की चीज़ें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उनमें 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले थे वो आपके सामने सॉल्व कर दिए गए और इनको सॉल्व करने का मकसद ये है ताकि आपकी वीडियो जो है वो कम से कम बने और आप इनको समझ भी सकें। तो बच्चों हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें अगर हम फर्स्ट मल्टीपल चॉइस को देखें तो इसका ऑप्शन बीटा बनता है, बी जिसे कहते हैं, सेकंड बी, थर्ड जो है वो सी है, 4 जो है इसके बच्चों 3 ऑप्शन ठीक बन रहे हैं बुक के मुताबिक, लेटेस्ट बुक के मुताबिक 3 ऑप्शन ठीक बन रहे हैं, बी सी ए बी सी तीनों ठीक हैं। 5th ए, 6 सी, यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी 6 में शायद कैलकुलेशंस भी है, तो वो फार्मूला सिंपल है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। डायपोल मूवमेंट तो आपने पढ़ा हुआ है, तो बच्चों उसको फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट निकल आएगा। और फिर 7 डी, 8 जो है वो बी, और 9 ए और 10 बी। बाकी हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हम इसके टोटल 9 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ चुके हैं, 5, 6, 7 हम नहीं पढ़ा, इसलिए 7 को मैंने अभी सॉल्व किया, डिस्कस करता हूँ। 8 हम कर चुके हैं और 9 कर चुके हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें एक ही न्यूमेरिकल है, आपको पता है इस चैप्टर में मेन न्यूमेरिकल 7 ही है। तो बच्चों हम इसके अंदर देखते हैं, तो इसमें उसने हमें कहा है परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड करें। डाटा मुझे गिवन था, जैसे डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl, जो बच्चों डायपोल मूवमेंट गिवन होती है उसको याद रखो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट होती है, इसलिए इसको म्यू ऑब्जर्व्ड भी कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहूँ ये कौन सी वैल्यू है डायपोल मूवमेंट की, तो आप कहेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट है ये। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl मुझे गिवन है 1.03 डी डिबे है, यूनिट है डायपोल मूवमेंट की। अच्छा, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस मुझे गिवन है 127 पिकोमीटर, और मुझे इतना पता है कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होता है। ठीक है, ये साइड पे वैसे बता रहा हूँ कि एक जो हमारे पास पिकोमीटर होता है वो हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होता है, इसलिए पिकोमीटर से मीटर में हम जा सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड करना है HCl का, फार्मूला मुझे पता है, अगर मैं फार्मूले को ज़हन में रखूं तो मुझे फ़ौरन समझ आएगा कि क्या करना है, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक इनटू 100। तो बच्चों म्यू ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट आपको गिवन है, म्यू आयनिक वो आपको मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और म्यू आयनिक हमेशा थ्योरेटिकली फाइंड होती है। आपने एक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर जो गिवन था बच्चों, वो बेसिकली म्यू आयनिक कहलाती है। इसलिए मेरे पास, अगर मैंने बताया भी था वहाँ उस लेक्चर के अंदर कि अगर वो चार्ज दे दे तो ठीक है, जैसे इसमें मुझे चार्ज नहीं गिवन, डिस्टेंस गिवन है, तो चार्ज नहीं देगा तो चार्ज की वैल्यू मुझे याद है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू याद है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट कर दूंगा। चार्ज देता तो ठीक, नहीं दिया तो ये खुद वैल्यू याद रखें। आर मुझे गिवन था बच्चों पिकोमीटर में, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होता है, तो 127 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो गया। अब इसको मैंने और पॉइंट्स को इधर चला लिया, तो जैसे 2 डिजिट इधर चला तो 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बन गया। अब बच्चों इसमें मेरे पास फार्मूला है म्यू आयनिक इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, डायपोल मूवमेंट में हमने पढ़ लिया है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आर अभी मैंने आपको पता है डाटा में ये गिवन था, और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो यहाँ इसको वैल्यू को पुट कर दिया 1.27 इंटू 10⁻�10 मीटर पुट कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो 2.035 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर आ जाता है। तो ये मेरे पास कूलम मीटर में आंसर आ गया, ये यूनिट है डायपोल मूवमेंट की सेकंड। लेकिन जो मेरे पास म्यू ऑब्जर्व्ड है वो मेरे पास डिबे में है, या तो इसको भी कूलम मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कूलम मीटर में रहने दो, या ऐसे कर लो, अगर ये कूलम मीटर में है तो इसको भी डिबे में ले जाओ, वो डिबे में पुट कर दो, ताकि फार्मूले में एक जैसी यूनिट यहाँ पुट कर सको। तो इसलिए बच्चों वो पहली वैल्यू मेरे पास डिबे में थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे पास म्यू आयनिक का आंसर आया है इसको भी कूलम मीटर से डिबे में ले जाऊं। पहले एक रिलेशन याद करना है, ये हमने डायपोल मूवमेंट में पढ़ा है, और 1 डिबे इक्वल होता है 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर की इक्वल होता है। अब आपको पता है डिबे बड़ी यूनिट है, जब भी छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं तो लाजमी बात है उसको डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाएंगे डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास कूलम मीटर की वैल्यू जो थी
2.035 इंटू 10⁻⁻29 इसको ऊपर रखा और इस डिजिट को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो इससे मेरे पास म्यू जो आयनिक की वैल्यू है वो पहले कूलम मीटर में थी, अब डिबे में कन्वर्ट हो गई, 6.10 डिबे हो गई। अब मेरे पास सिंपल फार्मूला है, म्यू आयनिक इज इक्वल टू म्यू परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक इनटू 100। ये डायपोल मूवमेंट में हमने पढ़ा है। तो यहाँ परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होगा मेरे पास म्यू ऑब्जर्व, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा गिवन होगी, है म्यू ऑब्जर्व प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये गिवन होगी, तो ये आप ऊपर पुट कर देंगे। अच्छा, दूसरी जो आप म्यू आयनिक है वो आप हमेशा फाइंड करेंगे और यही फार्मूला लगाएंगे Q इंटू आर वाला। इसको मैंने फाइंड किया यहाँ पे आपके सामने, और फिर इसको जब सॉल्व किया पूरे को तो मेरे पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl आ गया 16.9% HCl। इसका मतलब ये है कि HCl का जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है इस इन कंडीशन के अंदर, इसका मतलब है ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर इसका बहुत कम है, तो ये तकरीबन 16.9% आयनिक है और बाकी जो परसेंटेज है वो कोवेलेंट करेक्टर की है। तो ये बच्चों इसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इस चैप्टर में से अगर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो जस्ट यही एक न्यूमेरिकल है। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा हमारे पास है बच्चों, ये टॉपिक चैप्टर के अंदर तो है बच्चों, लेकिन ये एक्सरसाइज में इस तरह का कोई बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन नहीं था। इस तरह की कैलकुलेशंस आ जाती है, कभी आपसे कहेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl निकालें, कभी कहेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr निकालें, लेकिन दो चीज़ों की बॉन्ड एनर्जी देगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा आप मुझे बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ HCl निकाल दें, यानी आपने आंसर किलो जॉल पर मोल में निकालना है। 1 मोल ऑफ HCl की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो दो बॉन्ड एनर्जी मुझे गिवन थी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ये चैप्टर के अंदर बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक के साथ गिवन है बच्चों, तो 436 किलो जॉल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन 242 किलो जॉल पर मोल HCl की निकालनी है। वैसे तो एक शॉर्टकट जो इंट्री टेस्ट में बच्चों को हम बताते हैं वो उससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो मेथड ठीक नहीं है बच्चों। आपने मेथड यही फॉलो करना है। वो क्या मेथड है, आप ज़रा इसको देखें, आपके पास HCl है, HCl मौजूद है, तो लाजमी बात है आपने क्या करना है, एक H है और एक Cl है, तो यहाँ पे H2 है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये एक H की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। और ये हमारे पास क्लोरीन इधर एक है, इधर कितने हैं, Cl2 है, 2 एटम की बॉन्ड एनर्जी है ये, तो इसलिए आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करोगे, H2 को भी और Cl2 को भी, जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और आप देखेंगे आंसर सेम जैसे ये निकाला है वही आंसर आएगा। लेकिन बच्चों जब हमें बोर्ड में आता है तो हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल चॉइस तो नहीं कर रहे, तो हमें इसीलिए पूरे सीक्वेंस से लिखना है। सबसे पहले मैं कैलकुलेशंस, इंडिविजुअल कैलकुलेशन H2 की बॉन्ड एनर्जी की करूँगा, H की बॉन्ड एनर्जी अल्काली निकालूंगा, फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी अकेले निकालूंगा, फिर इन दोनों को ऐड करूँगा, HCl की बॉन्ड एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की आएगी, फिर 1 मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ज़रा मैं डाटा को देखता हूँ, तो बच्चों मेरे पास ये डाटा कहता है कि जो बॉन्ड एनर्जी 1 मोल HCl की H2 की है वो ये है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23, तो मैं यहाँ लिख सकता था 1 मोल ऑफ H2 हैज़ बॉन्ड एनर्जी ये, तो 1 मोल की जगह मैंने लिख दिया 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हैज़ बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चों अगर 1 मोल है तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ये है। अब मैंने 1 मॉलिक्यूल की निकालनी है फिलहाल, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या करूंगा बच्चों, ये नंबर जाकर उसके नीचे डिवाइड कर दूंगा, 436 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से आंसर आता है 72.42 इंटू 10⁻23 किलो जॉल। ये किलो जॉल पर मोल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ये 1 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है, किलो जॉल पर मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ इसके नीचे। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 72.42 इंटू 10⁻23 किलो जॉल पर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल की है, जबकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 1 मोल है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की है। अब मुझे कंट्रीब्यूशन क्योंकि HCl में 1 हाइड्रोजन एटम है, तो ये तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल मीन 1 H2 मॉलिक्यूल की है, तो 1 H2 मॉलिक्यूल की अगर ये आ गई तो मुझे 1 एटम की निकालनी है, तो बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो इस वैल्यू को लाज़िम बात है H2 में 2 एटम होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दें। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 हाइड्रोजन एटम की कंट्रीब्यूशन की बॉन्ड एनर्जी का आ जाएगा 36.21 इंटू 10⁻23 किलो जॉल पर एटम लिख सकता हूँ,
ठीक है। इसके नीचे पर अगर लिखना चाहूँ तो बच्चों पर एटम लिख सकता हूँ, ये एक एटम की है, जबकि ये यहाँ लिखना चाहता तो पर मॉलिक्यूल लिखूंगा, जबकि इसके लिए लिखना चाहता तो पर मोल लिखूंगा। अब हमारे पास एक एटम की आ गई, क्योंकि HCl में एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब क्लोरीन एटम की कैलकुलेशन करनी है, वही है, आपको पता है कि ये Cl2 है, एक मोल Cl2 मीन 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन के हैं तो उनकी बॉन्ड एनर्जी ये है। तो यहाँ लिखा है जी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हैज बॉन्ड एनर्जी 242 किलो जॉल पर मोल। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल, एक Cl2 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो आप इस नंबर को इसके नीचे डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो 40.19 × 10⁻23 किलो जॉल पर मॉलिक्यूल आ सकती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है, पर मॉलिक्यूल लिखने, ये एक मॉलिक्यूल की है। अब हमें इसमें लाजमी बात है, हमें एक क्लोरीन एटम है, HCl में एक क्लोरीन एटम है, तो इसलिए अभी हम एक मॉलिक्यूल के लिहाज से, एक एटम के लिहाज से निकालें तो बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 क्लोरीन एटम, तो ये जो वैल्यू है आपके पास उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि Cl2 में 2 क्लोरीन एटम होते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 20.09 × 10⁻23 किलो जॉल पर एटम आ गई जी, एक एटम की एनर्जी आ गई। अगर हम लिखना चाहें तो एक एटम की एनर्जी आ गई। अब पहले एक मॉलिक्यूल जो है HCl उसकी एनर्जी निकालते हैं बच्चों। तो लाज़िम बात है, एक HCl का अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें एक एटम क्लोरीन का है और एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है। तो मैं लिखने लगा हूँ जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम की, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक क्लोरीन एटम की है। तो हाइड्रोजन एटम की ये बॉन्ड एनर्जी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये देखें तो यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरीके से क्लोरीन के लिए लाजमत है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी एक एटम की ये वाला है मेरे पास। इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आंसर आता है 56.3 × 10⁻23 किलो जॉल पर मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। ये तो एक मॉलिक्यूल की आ गई, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, जबकि आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको तो बेसिकली 1 मोल निकालना है। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 × 10⁻23, तो आप लिख देंगे 1 मॉलिक्यूल की तो ये वैल्यू है, तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हैज बॉन्ड एनर्जी। तो लाज़िम बात है 6.02 × 10⁻23 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इतने मॉलिक्यूल के आ जाएंगे, और इतने मॉलिक्यूल एक मोल की कुल होते हैं, तो ये आंसर आएगा 338.93 किलो जॉल पर मोल। जब ये आ जाएगी तो अब आप देखें तो आपके पास ये थ्योरेटिकल डाटा है। तो मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl जो आपने फाइंड की, कैलकुलेशंस के जरिए फाइंड की, वो 338.93 किलो जॉल पर मोल आ गई। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल नोट करते हैं तो बच्चों प्रैक्टिकली इसकी डायपोल मोमेंट के जो हमारे पास प्रैक्टिकल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, ये वैल्यू ज़्यादा है वो कम है। मैं आपसे कहता हूँ ये बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट क्यों नहीं आई, 431 किलो जॉल पर मोल क्यों नहीं आई, हालांकि HCl की बॉन्ड एनर्जी बुक में हम पढ़ते हैं तो 431 किलो जॉल पर मोल है। तो आप कहते हैं ये जो हमारे पास HCl है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और HCl पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी अलग-अलग बॉन्ड एनर्जी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फोर्स आ जाती है, और उस फोर्स की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ही नोट की जा सकती है, उसे थ्योरेटिकली नहीं नोट कर सकते। तो इसलिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की थ्योरेटिकल वैल्यू होती है एक मॉलिक्यूल की, वो हमेशा कम होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास है वो ज़्यादा होती है पोलर मॉलिक्यूल की। वजह क्या है, तो आप कहते हैं बेसिकली जो एक एटम होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाए, उनके दरमियान पोलैरिटी आने की वजह से जो फोर्स आती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो बेसिकली हम प्रैक्टिकली तो नोट कर सकते हैं लेकिन थ्योरेटिकली नोट नहीं हो सकती। इसलिए इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और थ्योरेटिकल वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर सपोज करें बच्चों मेरे पास सिमिलर एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल होता, तो फिर मेरे पास उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी वही होती और थ्योरेटिकल वैल्यू भी वही होती, क्योंकि उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं आई। तो जहां पे भी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस इसी वजह से आ रहा होगा क्योंकि वहां पे जो प्रैक्टिकल वैल्यू है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम प्रैक्टिकली नोट कर सकते हैं लेकिन उसे हम कैलकुलेशंस के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा आ जाती है और थ्योरेटिकल वैल्यू कम आ जाती है। बाकी बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।